क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत या फिर इंडिया कैसे पड़ा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञानकृत क्लासेस और ये वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 का है, जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान भारत ज्ञात सीमाओं, राज्यों और जनसंख्या वाला एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन 200, 500 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। आज हम जिस भारत को देखते हैं, वह भारत जो है एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी ज्ञात सीमाएँ हैं, राज्य हैं और जनसंख्या है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में इसके नाम बदलते रहे हैं और साथ में इसकी सीमाएँ भी जो हैं वो बदलती रही हैं। अब आगे है, प्राचीन काल में इस संपूर्ण क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था, जिसकी सीमाएँ और नाम समय के साथ बदलते रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में म्यांमार तक फैला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसका क्षेत्र यही था और इसकी सीमाएँ जो हैं, इस क्षेत्र की जो सीमाएँ हैं, वो समय-समय के साथ बदलती रही हैं। और यहाँ पे इस मैप में जो भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा क्षेत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है। इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही होंगी। एक ये जो वाली पर्वत श्रृंखला है, इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं और यहाँ पे जो है ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये सप्त सैंधव वाला क्षेत्र है या फिर कहें तो सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र है। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र गंगा नदी तंत्र का क्षेत्र है और यहाँ पे कृष्णा नदी है, यहाँ पे गोदावरी नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है। इस तरह से ये भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है। भारतीय उपमहाद्वीप में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे क्षेत्र जो हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। जैसा कि हमने बात की कि इसके जो नाम हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो नाम हैं, वो समय-समय के साथ बदलते रहे हैं। अब हम इन्हीं को देखेंगे। तो भारत के जो नाम हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के नाम हैं, इसके जो है 2 मुख्य दृष्टिकोण हैं, इसके नाम किस-किस तरह से रखे गए हैं। तो वो 2 दृष्टिकोण कौन-कौन से हैं? तो वे हैं, एक दृष्टिकोण है स्वदेशी और दूसरा दृष्टिकोण है विदेशी। तो स्वदेशी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं जो नाम इसके निवासियों यानी भारत उपमहाद्वीप के निवासियों द्वारा दिए गए वो, और विदेशी जो दृष्टिकोण है इसमें आते हैं विदेशों से आने वाले आक्रमणकारियों और यात्रियों के द्वारा जो नाम दिए गए वे। अब जानते हैं कि निवासी होते कौन हैं? तो निवासी वे लोग होते हैं जो एक स्थान विशेष में रहते हैं। यानी किसी एक विशेष स्थान में जो लोग रहते हैं, उन्हीं को हम निवासी कहते हैं और मूल निवासी भी वही होते हैं जो किसी एक विशेष स्थान में रहते हैं। तो इन्होंने जो नाम दिए, निवासियों ने, आक्रमणकारियों ने, यात्रियों ने, तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन नामों की जानकारी हमें प्राचीन पुस्तकों से, शिलालेखों से और तीर्थयात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि विदेशियों ने क्या नाम दिए, निवासियों ने क्या-क्या नाम दिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? यानी भारत जो हमारा देश है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा? तो यही हम अब देखेंगे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि भारत के जो निवासी थे, उन्होंने सीधा ही भारत को भारत नाम दे दिया। इसका नाम जो है समय-समय के साथ बदलता रहा और फिर अंततः भारत बना। ये आपको देखना है कि कैसे-कैसे भारत नाम जो है वो बना। तो इसमें है कि ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैंधव यानी 7 नदियों की भूमि कहा गया है। तो जो मैप अभी हमने देखा था, उस मैप में जो उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है ऋग्वेद में सप्त सैंधव कहा गया यानी 7 नदियों की भूमि। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र को जो है ऋग्वेद में सप्त सैंधव कहा गया है और जो सैंधव शब्द है, वो सिंधु से आया है, यानी इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, वो सिंधु नदी है और उसी से जो है सैंधव शब्द आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है ये सिंधु नदी है। और ये इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7 नदियों की भूमि इसको कहा जाता है। यहाँ पे 7 नदियाँ हैं। पहली हमारी सिंधु नदी हो गई, दूसरी झेलम, तीसरी चिनाब, चौथी रावी, 5वीं व्यास, छठी सतलुज और 7वीं नदी जो है वो है सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियाँ जो हैं इस क्षेत्र में बहती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को सप्तसैंधव क्षेत्र कहा गया है ऋग्वेद में। अब आगे है, इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र में रहने वाले वैदिक समूह के लिए भरत, यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे होगा भरत नाम का प्रयोग किया गया है।
यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, सप्त सैंधव वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनको ऋग्वेद में भरत कहा गया है। यानी जो इस क्षेत्र में लोग रहते थे, वो भरत कबीले के थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो रही ऋग्वेद की बात कि ऋग्वेद में जो है, किस तरह से नाम रखा गया। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनको भरत कहा गया और धीरे-धीरे जो कबीले का नाम भरत था, उसी कबीले के नाम पर जो है पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। अब देखते हैं कि अन्य जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें क्या-क्या देखने को मिलता है। अन्य साहित्यों में जो है हमें भारत के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, उनके नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि महाभारत में जो है, विभिन्न क्षेत्रों के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे काश्मीर जो कि आज का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो आज का हरियाणा का भाग है, वंग जो कि बंगाल का भाग है। तो इस तरह से अन्य साहित्यों में जो है हमें भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं, तो इस मैप में उन क्षेत्रों के नाम को दिखाया गया है जो कि हमें महाभारत में मिलते हैं। यहाँ पे अगर प्रमुख नामों की बात करें तो यहाँ पे गांधार हो गया, कंबोज हो गया, सौराष्ट्र हो गया, अस्मक हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, वंग हो गया। तो ये सारे नाम हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के नाम हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाभारत में इस पूरे क्षेत्र के लिए भारतवर्ष और जम्बू द्वीप का जो है वो प्रयोग किया गया है। यानी इस पूरे क्षेत्र के लिए जो इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महाभारत में भारतवर्ष और जम्बू द्वीप शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं कि भारतवर्ष का क्या मतलब है? तो भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है। तो महाभारत में जो है एक महान राजा हुए हैं भरत, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस पूरे क्षेत्र को महाभारत में भारतवर्ष कहा गया। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि भरत शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका अभिप्राय एक प्रमुख वैदिक समूह से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऋग्वेद में जो एक प्रमुख कबीला है, उस कबीले के लिए जो है ऋग्वेद में भरत नाम का प्रयोग हुआ है। यानी उस कबीले को भरत कबीला कहा जाता था। और फिर ये कबीले का नाम धीरे-धीरे जो है पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अन्य जो साहित्य हैं, उनमें विभिन्न महाराजाओं के लिए जो महाराजा होते थे, उनके लिए भी भरत नाम का उल्लेख मिलता है। यानी उनके लिए भी भरत नाम का ही प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप के बारे में। तो जम्बूद्वीप का आश्रय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यानी जो जामुन के वृक्ष के फल का द्वीप है, उसी को जम्बू द्वीप कहा जाता है। और जामुन के वृक्ष के अन्य नाम हैं जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या फिर जामुन वृक्ष। इसके अलावा है कि बाद में जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का प्राय बन गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पर प्राचीन काल में बहुतायत में जामुन के वृक्ष पाए जाते थे। यानी कि जामुन के पेड़ बहुत मात्रा में होते थे और इसी कारण इस क्षेत्र को जो है जम्बूद्वीप कहा जाने लगा। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इस नाम की यानी जम्बूद्वीप के नाम की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से भी मिलती है। अशोक मौर्य साम्राज्य के एक बहुत महान शासक हुए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके शिलालेखों में भी इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ तक हमें पता लगा कि भारत के लिए ऋग्वेद में उत्तर-पश्चिम वाला जो क्षेत्र था उसके लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए भारतवर्ष और जम्बूद्वीप का जो है वो प्रयोग किया गया। अब आगे बात करते हैं भारत नाम का प्रचलन। जैसा कि अभी हमने देखा कि धीरे-धीरे जो है भरत से भारत बना, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए फिर भारत नाम का प्रयोग होने लगा। इसका प्रमाण हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। आप सभी को पता है कि ये हमारा भारत देश है। तो इसके उत्तर में यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और यहाँ दक्षिण में जो है इसके हिंद महासागर है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि धीरे-धीरे जो है इस क्षेत्र के लिए भारत नाम का प्रयोग होने लगा। आगे है कि लगभग 2000 वर्ष प्राचीन तमिल साहित्य में भी एक कविता में ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है, जिसका शासन दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक फैला हुआ था। केप कुमारी का अर्थ है कि दक्षिण में जो केप कुमारी है यानी कन्याकुमारी है, वहाँ से लेकर उत्तर में जो महान पर्वत यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ तक
राजा की प्रशंसा की गई है और उस क्षेत्र को जो है भारत कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, यह नाम भारत आज भी प्रयोग होता है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्राय भारतम लिखते हैं। यानी धीरे-धीरे जो है भारत नाम का प्रयोग शुरू हुआ और आज भी हम भारत नाम का प्रयोग करते हैं और उत्तर भारत में जो है हम भारत को भारत ही लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सामान्यतः इसे भारतम लिखा जाता है। ये जो विष्णु पुराण में बात लिखी गई है और प्राचीन तमिल साहित्य में बात लिखी गई है कि एक राजा है, जिसका शासन दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर के महान पर्वत तक फैला हुआ है। तो इन बातों से हमें ये भी पता लग जाता है कि जो प्राचीन भारतीय लोग थे, उनको अपने भूगोल की अच्छी जानकारी थी, यानी वो अपने भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी जानते थे कि उनके आस-पास किस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ये भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, यानी भारतीय संविधान में भारत का क्या नाम लिखा गया है। तो भारतीय संविधान जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, यानी भारतीय संविधान जो है सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसकी शुरुआत होती है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इसमें जो है इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है और भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में भी भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। यानी कि संविधान का जो हिंदी अनुवाद है उसमें भी भारत अर्थात इंडिया शब्द लिखा गया है। ये आपको भारतीय संविधान का पृष्ठ देखने को मिल रहा है। ये भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो सबसे पहले लिखा गया है, वो लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि संविधान में दोनों नाम लिए गए हैं, भारत भी और इंडिया भी। अब आगे देखते हैं कि संविधान होता क्या है? तो संविधान जो है ये किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख होता है। यानी कि किसी भी देश के जो सिद्धांत होते हैं, कानून होते हैं, उनको जिसमें लिखा जाता है, उसी को संविधान कहा जाता है। और भारत का जो संविधान है ये 1950 में लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपने देखा होगा कि भारतीयों ने, यानी भारत के जो लोग हैं, सबसे पहले इन्होंने नाम दिया सप्त सैंधव। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है और ऋग्वेद में जो इस क्षेत्र में यानी सप्त सैंधव वाले क्षेत्र में लोग रहते थे, उनके लिए भरत नाम का प्रयोग हुआ और इसी से धीरे-धीरे आगे चलकर पूरे क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। फिर महाभारत में हमें देखने को मिलता है भारतवर्ष। महाभारत में एक प्रसिद्ध राजा होते हैं भरत, उन्हीं के नाम पर पूरे क्षेत्र को जो है भारतवर्ष कहा जाता है और विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलता है भारत नाम। इस तरह से जो है समय के साथ जो है भारत के नाम अलग-अलग होते रहे, इसकी सीमाएँ बदलती रही और फिर अंततः इसका नाम जो है भारत पड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं कि जो विदेशी हैं उन्होंने भारत को इंडिया नाम जो है वो कैसे दिया? यानी विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे दिया या फिर कहें तो इंडिया नाम भारत का कैसे पड़ा? तो विदेशियों में सबसे पहले भारत का उल्लेख जो है पर्शिया, यानी जो वर्तमान में ईरान है, वहाँ के निवासियों ने किया। आगे है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी सम्राट डैरियस वन, जिसको हम दारा प्रथम भी कहते हैं, उसने सिंधु क्षेत्र पर अधिकार किया। यानी ऋग्वेद में जिस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया, उस क्षेत्र पर जो है दारा प्रथम ने लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकार स्थापित कर लिया, आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जब उन्होंने उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, तो संभवतः उन्होंने उसको कुछ नाम दिया होगा। वो नाम क्या था? तो फारसी अभिलेखों और जो उनके प्रारंभिक लेख हैं, उनमें भारत को हिंद, हिदू और हिंदू कहा गया और ये सारे नाम जो है हिद, हिंदू और हिंद, ये सारे नाम जो है सिंधु के रूपांतरण है फारसी भाषा में। यानी फारसियों ने जो नाम दिया भारत को, वह उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर दिया। यहाँ पे जो हिंदू है ये किसी धर्म से संबंधित शब्द नहीं है, बल्कि ये भौगोलिक शब्द है। यानी ये सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए फारसियों ने दिया, ईरानियों ने दिया। अब आगे देखते हैं कि जो यूनानी हैं, यानी ग्रीक हैं, इन्होंने भारत को कैसे नाम दिया? तो यूनानियों ने जो है, जो फ़ारसी स्रोत थे, जो फ़ारसियों ने ग्रंथ लिखे या उन्होंने जो शिलालेख लिखे, अभिलेख लिखे, उनके आधार पर यूनानियों ने भारत को नाम दिया। क्या नाम दिया? तो यूनानियों ने भारत को नाम दिया इंडोई या फिर इंडिके। तो ये 2 नाम जो हैं यूनानियों या फिर कहें ग्रीकों द्वारा भारत को दिए गए। अब आगे देखते हैं, यूनानी भाषा में ध्वनि नहीं होती, इसीलिए हिंदू से इंडो बना। यानी कि जो यूनानी भाषा है, उसमें ह की ध्वनि
नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं, तो यूनानी भाषा में ये शब्द ही नहीं है। और जो यूनानी हैं, इन्होंने भारत को नाम दिया फ़ारसी स्रोतों के आधार पर और फ़ारसियों ने भारत को नाम दिया था हिंदू, तो इनसे हिंदू नहीं बोला जाता था। तो इसीलिए इन्होंने हिंदू से क्या बना दिया, इंडो बना दिया और भारत को नाम दिया इंडिके या फिर इंडोई, जैसा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। फ़ारसियों ने सिंधु से नाम दिया हिंदू, ये किसने दिया? ये दिया फ़ारसी ने। फिर हिंदू से जो है, जो यूनानी है उन्होंने नाम दिया इंडिका या इंडोई, तो ये नाम किसने दिया? ये दिया यूनानियों ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि चीनियों ने भारत को क्या नाम दिया। तो प्राचीन चीनियों ने भारत के लिए येतु या फिर यीदू का नाम दिया और ईतू और ईदू शब्द जो है ये भी सिंधु नदी से ही बने हैं, यानी सिंधु शब्द से ही बने हैं। जो फ़ारसी थे उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर भारत को नाम दिया हिंदू और फिर इस फ़ारसी नाम के आधार पर यूनानियों ने नाम दिया ईदू और फिर इंदू से जो है चीनियों ने भारत को नाम दिया ईदू। तो ये तीनों नाम जो हैं, जो विदेशियों ने भारत को दिए, ये तीनों नाम जो हैं सिंधु नदी के नाम पर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है एक अन्य चीनी शब्द युंजू हिंदू से लिया गया है, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। तो चीनी भाषा में हिंदू से एक और शब्द लिया गया है, जो है युंजू और इस शब्द का अर्थ जो है भारत नहीं है, बल्कि इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग तुल्य स्वामी और चीनी जो है स्वर्ग तुल्य स्वामी महात्मा बुद्ध को कहते हैं और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो चीनी थे वो भारत का बुद्ध की भूमि के रूप में बहुत सम्मान करते थे। अब आगे है हिंदुस्तान शब्द। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भी भारत के लिए किया गया है और यह शब्द जो है लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक फ़ारसी शिलालेख में मिलता है। ये शब्द जो है फ़ारसियों द्वारा ही भारत को दिया गया है और बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। इसने क्या नाम दिया और फिर अंततः कैसे भारत और इंडिया नाम पड़ा। तो जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने जम्बूद्वीप, सप्त सैंधव, भारतवर्ष नाम दिए और फिर अंततः इन्हीं सभी नामों से जो है लास्ट में जो भारत का नाम बनता है भारत, यानी हमारे देश का नाम फिर भारत बन जाता है। सप्त सैंधव में जो है भरत नाम का प्रयोग हुआ है सबसे पहले इसके लिए, तो ये हुआ है एक कबीले के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर फ़ारसी जो थे उन्होंने दिया हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान और यूनानी जो थे यूनानियों ने दिया इंडोई, इंडिया। इसके अलावा इन्होंने दिया इंडिके और फिर इन्हीं से जो है आगे चलकर भारत का नाम जो है इंडिया पड़ा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो चीनी थे इन्होंने नाम दिया इतू और तियुंजु। तियुंजु का मतलब होता है स्वर्ग तुल्य स्वामी और त्यून जो है ये महात्मा बुद्ध को कहते थे और इसकी जानकारी हमें मिलती है सीयूकी से और सीयूकी जो है ये हेनसांग की एक किताब है और हेनसांग जो है 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लेक्चर था क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम था भारत अर्थात इंडिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।